हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। आइए जानते हैं इतिहास के बारे में कुछ। इतिहास किसे कहते हैं? देखिए, बीते दिनों मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। वैसा बात जो मानव की जो कहानी है, जो बीत चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति जोड़ ह जोड़ आस, 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति जोड़ ह प्लस आस से मिलकर बना होता है। और इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। देखिए, यह सार संग्रह एक तरह से इसे बोल सकते हैं, जैसे सीआरटी का, क्योंकि जो झारखंड का बुक है उसका यह सार संग्रह हम लोग करके नोट खुद से बनाए हैं और पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग का यह नोट कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। लास्ट तक देखिए और हम स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास को जाने कि इतिहास किसे कहते हैं, तो बीते दिनों की मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। अब देखिए, जो व्यक्ति इतिहास को जानते हैं, जो अच्छी तरह से इतिहास को जानते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। तो यह इतिहास के जानकारों को, इतिहास को जानकारों मतलब जो इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। और इंडिया जो है शब्द किससे बना हुआ है? इंडस से। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस कहा है। देखिए, ये बात को याद रखिए, किसने क्या कहा? तो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। जैसे कि मान लीजिए सिंधु नदी इधर था, सिंधु के पूर्व में जो थे, मतलब इस इधर साइड थे, इनको सबको इंडिया कहा गया है। ई भूमि को इंडिया कहा गया है, जो कि मतलब सिंधु नदी से पूर्व में था भाग, उसे इंडिया कहा गया है। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो भारत एक नाम है, उसका प्रयोग पहले भी किया जाता था, लेकिन किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए भारत शब्द का यूज किया जाता था, जिसका उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। अरबों ने इस धरती को अलहिंद और तुर्कों ने इसे हिंदुस्तान कहकर पुकारा। अरबों ने क्या कहा? तो अलहिंद। और तुर्कों ने क्या कहा? तो हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। आइए जानते हैं। देखिए, इसका कुछ मेन जो पॉइंट है उसी को इंक्लूड करके नोट कॉपी बनाया गया है, और इस नोट को आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा ध्यान से। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड के नाम, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड का जो नाम है पुंड प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, और विष्णु पुराण में मुंड, और भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडिक देश और पशुभूमि कहा गया है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए, आप पढ़े होंगे द्वीप पढ़े होंगे, महाद्वीप पढ़े होंगे, और यहाँ पर नया शब्द आ रहा है उपमहाद्वीप। तो देखिए, उपमहाद्वीप क्या होता है? तो देखिए, वह भूभाग, वह महाद्वीप का वह भूभाग जो अपने महाद्वीप से किसी एक पर्वत से कटता हो या नदी से कट रहा हो, तो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो देखिए, जो अगर भारत पूरा एशिया की बात कहा जाए, पूरा अगर इस तरह से एशिया की बात किया जाए, तो यहाँ से एक पर्वत है, फिर यहाँ से एक पर्वत है। तो ये जो पर्वत है हिमालय है, और इधर है यूराल पर्वत। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो भारत, देखिए, उपमहाद्वीप अभी हम समझा रहे थे, तो उपमहाद्वीप में क्या होता है? तो बताया कि अगर मान लीजिए पूरा अगर एशिया है, और यहाँ पर यूराल पर्वत है, और यहाँ पर हिमालय पर्वत माला है, तो देखिए हिंदू कुश पर्वत याद रखिएगा, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, और यहाँ पर है हिमालय पर्वतमाला। और यहाँ पर जो भूभाग है उसे ही कहा गया उपमहाद्वीप। और उपमहाद्वीप में कौन कौन से आ जाते हैं? तो पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, श्रीलंका, और इधर इधर से देख लीजिएगा आराकान पर्वत, इधर से क्या है? आराकान। देखिए, म्यांमार जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। तो देखिए, एशिया से एक बड़ा भूभाग जो है एशिया से अलग होता है, उसको अलग कौन कर रहा है? तो पर्वत श्रृंखला। इधर से हिंदू कुश पर्वत, इधर से कौन सा करेगा? तो हिमालय पर्वत, और इधर से आराकान पर्वत। तो इधर में कौन कौन से आ जाएंगे? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में देश आ जाते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि देखिए जितना भी देश हैं, जितना के नाम धर रहे हैं, देखिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भारत, तो इस सब में बड़ा है भारत, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं।
तो भारतीय उपमहाद्वीप समझे होंगे। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत देश कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आदि सम्मिलित हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो देशों की संख्या है कौन कौन से है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मतलब कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया। देखिए काल के आधार पर जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है ऐतिहासिक और तीसरा है आद ऐतिहासिक। और तीनों के को हम जानते हैं। तो पहला जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो इस काल में प्राग ऐतिहासिक में देखते हैं हम लोग, इस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। प्राग ऐतिहासिक में क्या है कि वैसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसको मान लीजिए काट कूट लिखित नहीं मिलल है। ऐतिहासिक में क्या बोलता है कि इस काल में मनुष्य को लिखित विवरण मिलता है, इसमें विवरण मिलता है। और आदि ऐतिहासिक में बोलता है कि इस काल में मनुष्य को लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। मतलब इसमें देखिए मिला लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। तो आप याद कर सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक में लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, ऐतिहासिक में मिला भी गया है, पढ़ा भी गया है। और आज ऐतिहासिक में याद रखना है कि उसमें मिला लेकिन पढ़ल नहीं गया है। तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। और आते हैं अब आगे समझते थोड़ा कि जिन पुस्तकों को, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था उसे पांडुलिपि के नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहा जाता था। और इसे अंग्रेजी भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि। और मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए उसको इंग्लिश में कह देते हैं कि ये लैटिन शब्द मेनू से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है हाथ। मेनू का मतलब क्या आता है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। ये पांडुलिपियाँ मतलब कि देखिए हाथ से जो लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहते थे। और ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों, भोज नामक पेड़ की छाल तैयार भोजपत्र पर लिखी जा मिलती है। देखिए कुछ कुछ पॉइंट बनाया गया है कि वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। अगर देखिए इस कुछ कुछ पॉइंट को नोट कीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए पहला है कि वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। जैसे उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथ, साहित्य, इतिहास से जानकारी मिलती है। देखिए जो इतिहास की जो जानकारी है वेद से भी मिलता है, उपनिषद से भी मिलता है, महाकाव्य से मिलता है, पुराण से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, धार्मिक साहित्य से भी मिलते हैं। अभी हम लोग जानेंगे क्या होते हैं साहित्य स्रोत और क्या होते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो ये सब समझे होंगे। और पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, तो है वेद। आगे बढ़ते हैं। यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस, यूनान के प्राचीन लेखक कौन है, हेरोडोटस, को इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, अपनी पुस्तक कौन में, हिस्टोरिका में भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है। कौन सी पुस्तक, क्या नाम था, हिस्टोरिका। और किसका वर्णन किए हैं, तो भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन किए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। और हेरोडोटस का पुस्तक क्या नाम है, तो हिस्टोरिका। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुरातात्विक विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन काल के जो अवशेष होते हैं, जो अवशेष जो मतलब ज़मीन से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हें उनका अध्ययन जो करते हैं उन्हें पुरातात्विक विज्ञान कहा जाता है। जैसे स्मारक, सिक्का मिला, मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, पुराने ज़माने के पत्थर भी मिलता है, धातु के औजार भी, और प्रतिमाएं, मूर्तियाँ, ये सब हो सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में इतना चीज़ आ जाता है, देख लीजिएगा, पत्थर, धातु, औजार, प्रतिमाएं, ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं। स्मारक भी बोल सकते हैं, शिलालेख भी बोल सकते हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ने की सफलता हासिल की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेखों को या अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययनों को क्या कहते थे, एपिग्राफी। उत्कीर्ण लेख मतलब देखिए समझिएगा, शिलालेख। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट है, लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है। मतलब सबसे पहले अगर बात करेगा कि सबसे लिखने का प्रणाली पुराना कहाँ का है, तो हड़प्पा के मुद्राओं में, हड़प्पा के जो सिक्के थे वहाँ पर लिखने की जो सबसे पुरानी प्रणाली है।
प्राचीन काल में चांदी एवं सोने, जो मतलब पुराना जो काल है, मतलब बहुत पुराना प्राचीन काल यहाँ बोला है, चांदी एवं सोने एवं तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद एवं शासन ने चलाया था। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के हिंद एवं शासक ने चलाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांदी सोने और तांबे के सिक्के प्रचलन थे, लेकिन लिखित मतलब उस पर लिखा भी रहेगा, मतलब सिक्का है तो उस पर लिखा भी है ABCD कुछ भी, और वो सोना का भी है। तो लिखित स्वर्ण सिक्का किसने सबसे पहले चलाया था? तो हिंद एवं शासक ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक या हिंदी में बोल सकते हैं मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में, अगर भारत का नक्शा इस टाइप से है, तो नीचे की बात कर रहा है कि दक्षिण भारत में अरिकामेडु पुडुचेरी नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं। पहले का जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? अरिकामेडु, और अभी वर्तमान में पुडुचेरी। तो पुडुचेरी नामक स्थान से खुदाई में क्या मिले? रोमन सिक्के। तो इससे पता चलता है कि रोमन और भारत के बीच व्यापार होते थे, क्योंकि अगर रोम का सिक्का अगर भारत में मिला है तो कहीं ना कहीं रोम और भारत से व्यापार का संबंध को बताता है। तो रोमन सिक्के यहाँ से मिलते हैं कि व्यापार भी भारत अन्य देशों के साथ करता था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के शासकों और गौड़ शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने झारखंड में अधिक समय तक शासन नहीं किया। छोटा नागपुर का असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। देखिए यहाँ से MCQ बनता है कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? छोटा नागपुर की सबसे पुरानी जनजाति तो असुर जनजाति, याद रखिएगा। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के इस्को में एक समतल शिलालेख पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, आइए कुछ कैलेंडर की बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। अभी जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और यह जो बताता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। अगर मान लीजिए कोई डेट अगर उनका जन्म से पहले हुआ है, कोई भी मतलब घटना उनके पहले से हुआ है, मतलब उनका जन्म से पहले, उनका जब जन्म हुआ तो उनको 0 माना गया है, और उससे पहले को, उससे जो पहले है उसको क्या रखा गया है? पूर्व, ईसा पूर्व रखा गया है, और उनके बाद को जो है ईसवी रखा गया है। अगर उनसे पहले, अगर मान लीजिए उनका जन्म 0 में हुआ है और उससे पहले किसी का जन्म हुआ है तो उसे बोलेंगे ईसा पूर्व। और मान लीजिए अभी कोई घटना हो रहा है वर्तमान में तो उसको ईसवी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर लाइन है, मेन लाइन यहाँ पर है, अगर आने जाना है तो ईसवी और पीछे जाना है तो ईसा पूर्व। तो जो पीछे जाते हैं हम लोग तो घटा कर जाते हैं, और आगे बढ़ना रहता है तो हम जोड़ कर आते हैं। किसका जन्म है? तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी कि BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसु क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इस बात को आप समझिएगा। अगर मान लीजिए अगर जो मतलब ईसा मसीह है उनका जन्म अगर आज हुआ है तो इससे 563 ईसा पूर्व लिखा है, मतलब इससे इतना साल पहले उनका जन्म हुआ था। किनका? तो महात्मा बुद्ध का। और अभी कुछ घटना हो रहा है तो इसको हम लोग ईस्वी में लिखेंगे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद ये घटना हुआ है तो उसको ईस्वी में। अगर पूर्व की बात करेगा, मतलब पहले की बात कहेगा, तो उसको ईस्वी पूर्व लिखेंगे, घटा कर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखते हैं। देखिए पूरा थ्योरी यहाँ पर दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। AD यानी एनियो डोमिन का शब्द होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसु क्रिस्ट। वर्तमान में AD की जगह CE तथा BCD के जगह BC का प्रयोग होता है। CE का मतलब कॉमन इरा और BC का मतलब बिफोर कॉमन इरा होता है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले होता है। बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले। तो आई होप कि यह नोट आप लोग को अच्छा लगा होगा, और हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी करते हैं। आइए, छोटा सा अभ्यास प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन है पहला कि बीते दिन मानव की कहानी को क्या कहा जाता है? तो बीते दिन मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। इतिहास, बीते दिन मानव कहानी को इतिहास कहा जाता है। भारत देश का अन्य नाम है तो हिंदुस्तान। अरबों ने अल हिंद कहा, तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? तो भारत का जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वह है वेद। वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है।
प्राचीन काल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुरातात्विक विज्ञान, पुरातात्व विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। तो क्वेश्चन ऐसा कहना चाहता है कि किस जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है? तो नोट में आपका ध्यान से पढ़ के अगर यहाँ पर आए हैं तो आप सही से जवाब दे पाएंगे। जिसका नाम था असुर। क्या नाम था उसका? असुर जनजाति। असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? देखिए क्वेश्चन है तो इसको समझनी। देखिए हम नोट तो नहीं लिख पाए और आप इसको हम समझा देते हैं, आप मेरा पूरा आवाज़ को सुनिएगा और पेन पेपर से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? तो देखिए बिना हम इतिहास को जाने हम अतीत की मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतिहास से हम कुछ सीख कर कि मेरा इतिहास कैसा था, मतलब देखिए इतिहास कहते किसे हैं? तो बीते बात की कहानी को, और उससे हम कुछ सीख कर कुछ प्रेरणा लेकर हम अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। प्रागैतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है? प्रागैतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है? तो देखिए जो प्रागैतिहासिक होते हैं उसमें लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और नहीं, वहाँ पर लिखित प्रागैतिहासिक में लिखित स्रोत मिला ही नहीं है। देखिए बात समझिए, प्रागैतिहासिक में कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। और जबकि इतिहास में क्या होता है, अभी का जो वर्तमान इतिहास है उसमें ऐतिहासिक स्रोत लिखे भी हैं और उसमें डेट भी है और उससे हमको पता चलता है कि कौन घटना कब हुआ था। तो इसका अंतर इसे याद रख सकते हैं। और पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं? तो समझिएगा कि भोजपत्र पर हाथ से लिखी लिपि को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए पुरातात्विक स्रोत जब भी ऊपर नोट में पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखा हुआ है, नोट में देख लीजिएगा ध्यान से, कि मतलब कि जो भी चीज़ जो खुदाई के द्वारा मिले हैं उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और एक तरह से साहित्य स्रोत। तो देखिए साहित्य स्रोत से भी इतिहास की जानकारी मिलती है, और पुरातात्विक स्रोत से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अंतर क्या है सर? देखिए साहित्य मतलब समझेगा कि किताब, जैसे किताब हो गया, कोई धर्म ग्रंथ हो गया, तो हो गया साहित्य हुआ। और पुरातात्विक मतलब समझेगा कोई जैसे कि कुछ स्तंभ मिल गया, कोई शिलालेख मंदिर मिल गया, या कोई खुदाई का कोई चीज़ मिल गया, औजार मिल गया, बर्तन मिल गया, इस टाइप से जो भी होगा पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं तो बताए थे, प्रतिमा हो गया, किसी चीज़ का मूर्ति हो गया। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है? तो हमारे देश को देखिए हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यवर्त, इस टाइप से नामों से, अन्य नामों से पुकारा गया है। और फिर है कि पुरातात्विक एवं साहित्य स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है? तो अगर मान लीजिए पुरातात्विक स्रोत में अगर मिला प्रतिमा मिला, तो प्रतिमा में अगर पुरातात्विक स्रोत, तो आपको अगर मान लीजिए किसी चीज़ का प्रतिमा मिला तो आप उससे तुलना कर सकते हैं कि अरे ये प्रतिमा उस ज़माने का है, तो आप उसको कह सकते हैं कि इतना साल पुराना प्रतिमा है। तो उससे हमको पता चलेगा कि इतने सालों से हम मतलब लोग इसको जान रहे हैं। और साहित्य स्रोत मतलब कि धार्मिक ग्रंथ, कोई भी धार्मिक या गैर धार्मिक किताब हो सकता है, ग्रंथ, उससे हमको साहित्य स्रोत से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है कि आपके अनुसार फूलमणि के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? देखिए जब आप एक चैप्टर पढ़िएगा इस चैप्टर को, तो फूलमणि का जो सवाल था, क्वेश्चन था फूलमणि का कि पहले रेलगाड़ी नहीं था तो लोग एक दूसरे से कैसे जाते थे? तो फूलमणि की इसका जवाब इससे मिल सकता है कि पहले अगर लोग नहीं जाते थे तो वो कहानी पढ़ेगी तो उसको पता चलेगा कि अगर पहले रेलगाड़ी नहीं था तो लोग बैलगाड़ी से जाते थे, क्योंकि जब तक कोई इतिहास नहीं पढ़ेगी तो उसको पता कैसे चलेगा? तो उसको इस तरह से जवाब दिया जा सकता है कि अगर आपके अनुसार फूलमणि के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, तो मेरे तरफ से यह हो सकता है कि अगर उसको पूछना है, उसका क्वेश्चन ये था कि अगर अभी तो रेलगाड़ी से आदमी जा रहा है लेकिन पहले रेलगाड़ी नहीं था तो लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे? तो उसको इतिहास पढ़ना होगा और इतिहास उसको पता चलेगा कि पहले लोग पैदल या बैलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो यह प्रयास आप लोग मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और थोड़ा अगर वीडियो लंबा हो गया होगा तो उसको भी मैनेज कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ बता रहे थे। और मेरा नोट कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ कमियाँ रहेगा तो उसको भी कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।